नमस्कार दोस्तों। 2 फरवरी यानी विश्व वेटलैंड दिवस। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके आसपास की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ है और शायद ही आपने कभी इस पर बहुत गहराई से सोचा हो। वेटलैंड्स, जी हाँ, वही तालाब, झीलें और दलदली जमीनें जिनकी हम अक्सर अनदेखी कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये वेटलैंड्स हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन्हें बचाना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, वेटलैंड्स सिर्फ हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है, बल्कि धरती को बचाने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस वीडियो में हम आपको भारत में वेटलैंड्स को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताएंगे और जमीनी हकीकत पर भी नजर डालेंगे। यानी हम खुद वेटलैंड्स के पास जाएंगे और देखेंगे कि असल में हो क्या रहा है। सबसे पहले समझते हैं वेटलैंड्स होते क्या हैं। वेटलैंड्स का मतलब होता है दलदली भूमि, यानी वह जमीन जहां पानी आकर रुक जाता है, जमा हो जाता है और उसके चारों ओर दलदली अवस्था बन जाती है, नमी की अवस्था बन जाती है। यह जमीन ऐसी होती है जो समुद्र या नदी की तरह बहती नहीं है, बल्कि स्थिर पानी वाली होती है, जैसे तालाब, झील, बैक वाटर और इस तरह की तमाम वाटर बॉडीज। लेकिन क्या आप जानते हैं इन वेटलैंड्स की भूमिका केवल पानी को जमा करने तक सीमित नहीं है। वेटलैंड्स का तो सबसे बड़ा योगदान है कि वो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम करती है। जी हाँ, ये धरती के कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं, जिससे धरती ठंडी बनी रहती है। वेटलैंड्स के आसपास की जमीन यानी भूजल स्तर को रिचार्ज करती है और यहाँ का वातावरण, वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखता है। एक छोटे से तालाब से लेकर विशाल झील तक ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। आइए एक और दिलचस्प बात समझते हैं। वेटलैंड्स में हजारों विदेशी पक्षी आते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स कहलाते हैं। जब ये पक्षी इन जगहों पर आते हैं तो एक नई इकोलॉजी का जन्म होता है। यही कारण है कि वेटलैंड्स को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वेटलैंड्स खत्म होंगे तो इन पर निर्भर कई जीव जंतु और पक्षी भी खत्म हो जाएगा और अंततः मानव जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। भारत में वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। साल 2010 में वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए और 2017 में इन्हीं रूल्स को रिवाइज किया गया। भारत सरकार ने वेटलैंड्स को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नेशनल वेटलैंड अथॉरिटी बनाई। बाद में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटीज भी बनाई गई। अब सबसे अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी जलाशयों को वेटलैंड घोषित करने का आदेश दिया है। इस आधार पर भारत में 2,31,000 से भी अधिक वेटलैंड्स को चिन्हित किया गया है और इन वेटलैंड्स को संरक्षित और संवर्धित करने के नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। यहाँ का भोपाल शहर वेटलैंड के लिहाज से एक महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन आज ये वेटलैंड्स खतरे में हैं। बड़े छोटे तालाब या भोज वेटलैंड की बात करें तो यह ना सिर्फ एक रामसर साइट है, बल्कि इसका एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व भी है। लेकिन क्या है इसकी जमीनी असलियत? 2002 में जब इसे वेटलैंड के रूप में मान्यता मिली थी, तो क्या आपको लगता है कि उसके बाद इस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया? 2005 में भोपाल डेवलपमेंट प्लान के प्रावधान और नियम बने थे ताकि तालाब के आसपास कोई भी निर्माण न हो सके। लेकिन आज भी वह नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भोज वेटलैंड लगातार सिकुड़ रहा है और उसकी वजह है यहाँ लगातार हो रहे निर्माण कार्य। सरकार के सख्त नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कौन है जिम्मेदार? क्या आपको नहीं लगता कि प्रभावशाली लोग अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए इसे खत्म कर रहे हैं? मुझे याद है 2022 में जब मैंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिकाएं दायर की थी इसी तालाब को बचाने के लिए, तो हर किसी ने मुझे यह सोच लिया था कि शायद मैं झगड़ा कर रहा हूं, लेकिन असल में मैं उन जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराना चाहता था। क्या सरकार और स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं? मैंने मोटर बोट्स पर प्रतिबंध लगाने की याचिका लगाई, क्योंकि वही बोट्स पीने के पानी को गंदा कर रही थी। और हुआ क्या? एनजीटी ने 2023 में एक स्पष्ट आदेश जारी किया, लेकिन क्या वह निर्णय काफी था या अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है? अब चलिए चलते हैं भोपाल के भोज वेटलैंड के पास।
यहाँ पर जो भी हो रहा है वो बेहद चिंताजनक है। आपको दिखाते हैं कि कैसे राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और उद्योगपति तालाब के किनारे अपने आलीशान भवन बनवा रहे हैं, वीआईपी कॉलोनियां बना रहे हैं, और यह सब कुछ अवैध है, इलीगल है। क्या ये लोग नहीं जानते कि वेटलैंड्स के नियमों और भोपाल डेवलपमेंट प्लान के प्रावधानों का ये उल्लंघन कर रहे हैं? क्या हम इस पर चुप रहकर इसे देखते रहेंगे और इन निर्माणों में जो जल प्रदूषण हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं कर रहा? क्या आपको लगता है कि हम इसे अब तक रोकने में नाकाम रहे हैं? तो आखिर क्यों? ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसका नाम देखिए, लिखा हुआ है सेंट्रल विस्टा। ये इस बिल्डिंग के ठीक पीछे बड़े तालाब जो है उसका हिस्सा है, और बड़े तालाब का ये जो पार्ट है वो कैचमेंट एरिया है और जोन ऑफ इन्फ्लुएंस एरिया है, जिसे ग्रीन बेल्ट एरिया भी कहते हैं। और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये प्रतिबंधित है। किसी भी तरह के बड़े निर्माण कार्य से या कमर्शियल एक्टिविटी से ये प्रोहिबिटेड है, इसमें इस तरह का काम नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वीआईपी कॉलोनीज बनाई जा रही हैं और इनका मलमूत्र भी कहना ना होगा कि बड़े तालाब के अंदर ही छोड़ा जाएगा। इसके कारण न केवल ये वाटर बॉडी, न केवल ये भोज वेटलैंड या रामसर साइट ही खराब होगी, उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होंगी। और उसके लिए इस तरह के जो निर्माण कार्य हैं वो उसके लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर भीतर जाते हैं और भीतर के नज़ारा भी आपको दिखाएंगे, ताकि वहां से भी आप देख सकें कि जो बड़ा तालाब है या जो भोज वेटलैंड है वो कितना नज़दीक है और किस तरह से इन्होंने कब्जा किया। एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोविज़न है भोपाल डेवलपमेंट प्लान का प्रोविज़न है कि बड़े तालाब के चारों तरफ 50 मीटर का क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में आरक्षित है। लेकिन जो वेटलैंड रूल्स 2017 है उनके अंदर साफ तौर पर यह प्रोविज़न है कि जो बड़े तालाब के ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्र में 250 मीटर का जो क्षेत्र है, जी हाँ 250 मीटर तक का जो क्षेत्र है वो प्रतिबंधित रहेगा, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। यानी उसके अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कर सकते जिससे बड़े तालाब के पानी की गुणवत्ता को या बड़े तालाब पर अतिक्रमण को रोकने के लिए, गुणवत्ता को रोकने के लिए सारे प्रोविजंस की धज्जी उड़ाते हुए इस तरह के निर्माण कार्य लगातार किए जा रहे हैं। देखिए जो आप ये पीला पत्थर देख रहे हैं, ये पीला पत्थर भोपाल का सबमर्जेंस एरिया है। सबमर्जेंस एरिया मतलब फुल टैंक लेवल की स्थिति है। जब अधिकतम पानी होता है उस समय जो निशान लगाया जाता है वहां तक माना जाता है कि वो बड़ा तालाब है, यानी भोज वेटलैंड की सीमा है। उसके बाद से किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 250 मीटर का क्षेत्र, 250 मीटर आगे तक का क्षेत्र जो है वो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस के रूप में या ग्रीन बेल्ट के रूप में आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है। लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि वो वहां पर पीला पत्थर है और यहाँ से 50 फीट भी नहीं है। और उसके बाद यहाँ लोगों ने अपनी अपनी प्रॉपर्टी बना ली। और इधर देखिए सामने ये पूरा सेंट्रल विस्टा जो आपको दिखाए, तो सेंट्रल विस्टा का जो भाग है उसके हम पिछवाड़े आ गए और उन्होंने यहाँ पर पूरे पे कब्जा कर लिया है। ये केवल एक बात नहीं है मित्रों, ये बड़ा तालाब देख रहे हैं आप, उस बड़े तालाब को देखिए। और बड़ा तालाब अकेला नहीं है, उस बड़े तालाब पर यह अकेला निर्माण नहीं है, ऐसे हजारों निर्माण हैं। और ऐसे हजारों निर्माण कर करके पूरे बड़े तालाब के न केवल जोन ऑफ इन्फ्लुएंस को, ग्रीन बेल्ट को, बल्कि इसके कैचमेंट एरिया को समाप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में बड़े तालाब में न पानी आएगा न पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी। सब कुछ आपके सामने, सब कुछ दिख रहा है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जो है वो आपके सामने दिख रही है कि कैसी ये सब चीजें हमारे आपके सामने बिल्कुल नंगा नाच चल रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि बड़े तालाब यानी भोज वेटलैंड पर होने वाले तमाम तरह के कब्जे की असली वजह क्या है। उसकी असली वजह ये बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं। ये बिल्डिंग उसकी असली वजह है। ये बिल्डिंग किसकी है? ये बिल्डिंग मध्य प्रदेश के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी, तत्कालीन प्रशासनिक मुखिया की बिल्डिंग है। जब तत्कालीन प्रशासनिक मुखिया ही बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया पर कब्जा कर रहा है, कब्जा करने की मानसिकता है, तो फिर आप अंदाज लगा सकते हैं कि बाकी अतिक्रमणकारियों का मनोबल कैसे नहीं बढ़ा होगा और क्यों अतिक्रमण नहीं किया होगा। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इसके नीचे एक नाला गया था। वो नाला जो है बड़े तालाब के अंदर, पानी के अंदर उसका पानी जाता है, तो बड़े तालाब का जो सोर्सेज हैं पानी जो है उसको ही रोक दिया गया और ये बिल्डिंग का निर्माण किया गया। और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आप देखिए ये एक ऐसी मजबूत सड़क बनाई गई है जिससे मजबूत सड़क जो है पूरे भारतवर्ष में इससे मजबूत सड़क नहीं बनती। इस सड़क में जहां पर जीरो यातायात है
उस जीरो यातायात में भी इतनी बड़ी और भयंकर जो है वो पैसे की बर्बादी करके ऐसी मजबूत सड़क बनाई गई इस बंगले को सुविधा देने के लिए। और जब ये सब पूरा निर्माण हो रहा था उस समय खुद ये जो उस समय के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी थी इकबाल सिंह बैंस जो है, वो उस समय तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने ये सब काम अपने सामने करवाया। और जब उन्होंने ही करवाया तो उनकी देखा देखी बाकी तमाम तरह के ब्यूरोक्रेट्स ने, राजनेताओं ने और प्रभावशाली उद्योगपतियों ने, सब ने इस पूरी लैंड का कब्जा कर लिया। अभी भी आप जियोग्राफिकली देखें तो आप देखिए कि चारों तरफ जो है अभी भी कहीं कहीं पर आप देखेंगे खेत खलिहान हैं। आप देखिए, हमारे फोटोग्राफर साहब से मैं अनुरोध करता हूं उनको दिखाएं, इधर दिखाइए, पीछे दिखाइए, और उससे पता चलता है कि चारों तरफ हरियाली बनी हुई है। लेकिन बीच में एक आलीशान महल बना हुआ है जो कि इस समय के वर्तमान के रिटायर्ड, अभी हाल में रिटायर हो चुके चीफ सेक्रेटरी का है। और इन सब लोगों की इन्हीं करतूतों का परिणाम है कि बड़ा तालाब या भोज वेटलैंड जो है वो समाप्त होने की कगार पर है और बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसका भुगतान जो है पूरे भोपाल शहर को और पूरे मध्य प्रदेश की आबो हवा को उठाना पड़ेगा। क्या हम इसे अब और बर्दाश्त करेंगे? क्या हम उन निर्माण माफियाओं, राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों को जवाब देंगे जो हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? यह हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमने यह वेटलैंड नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमसे यही सवाल पूछेंगी कि तुमने क्या किया। क्या हम उन्हें इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? क्या आप भी इस संगठित भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होंगे? आपका क्या कदम होगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी वेटलैंड्स को बचाना चाहते हैं और हमारे कदम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भी हमें जरूर कमेंट करें। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और हमें इसे बचाने के लिए अब तत्काल कदम उठाने होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।